सफलता हासिल की जब उनकी पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, कम पढ़े, उसके बाद भी सफल हुए। और जब मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, तो मेरे पास कोई दूसरा उत्तर आता ही नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे आईएएस टॉपर्स हैं उनकी प्रकृति से, उनके अभ्यास से, पढ़ाई करने की मात्रा से, पढ़ाई करने की शैली से परिचित हूँ, और बहुत विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अधिकांश टॉपर्स वो हैं जिनके पास सबसे बड़ा गुण लेखन शैली का था। उनको ये पता था कि कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करना है। देखिए, परीक्षक आपको नहीं जानता, उसकी आपको जानने में रुचि भी नहीं है ना। उसके पास तो आपका विजिटिंग कार्ड है, आपकी उत्तर पुस्तिका। आपकी उत्तर पुस्तिका से ही आपके पूरे व्यक्तित्व को वो समझेगा। और इस परीक्षा में 2025 में से 1750 अंक आपके लिखे हुए पर आने हैं। लेखन सुंदर होना चाहिए, लेखन में प्रभाव ऐसा हो कि कोई परीक्षक आपका उत्तर पढ़े तो उसके मन में ये भाव है कि बस इसी बच्चे को ढूंढने के लिए सारा प्रपंच रचा गया था, और वो आपको बहुत अच्छे अंक देके, मतलब कम से कम उसकी तरफ से आपके आईएएस बनने की बाधाएं समाप्त हो जाएं। आगे तो ठीक है, इंटरव्यू भी है, बाकी पक्ष भी है। निशांत जैन को इतना ऊंचा रैंक मिला, मतलब लाख कारण आप सब उसके गिन लीजिए। मुझसे जब जब पूछा जाएगा, मैं निशांत से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि सबसे बड़ा कौशल उसका लेखन कौशल है। मतलब मैं ऐसे 25 लोगों को जानता हूँ जो कम पढ़े थे और आईएएस बने हैं, और ऐसे 50 को जानता हूँ जो खूब पढ़े और उसके बाद भी आईएएस नहीं बने हैं। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, अंतराल है, मेरी राय में उस अंतराल का संबंध उत्तर लेखन क्षमता से है। इसलिए थोड़ा ध्यान से, केयरफुल होकर सारी बातों को समझिए, और फिर आज से ऐसा लिखिए कि कालिदास को लगे कि मैं सही देश में पैदा हुआ था, मेरे देश का सिलेक्शन गलत नहीं था। ठीक है। भाषा में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है प्रवाह। मतलब जैसे मैं कहता हूं ना कि उत्तर लेखन सबसे महत्वपूर्ण है, मुझसे कोई पूछे कि उत्तर लेखन की इन सारी बातों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो थोड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए कि मैं पहले वाले को काउंट करूं, या प्रमाण को काउंट करूं, या प्रवाह को काउंट करूं। लेकिन बहुत नजदीकी संघर्ष में अंततः शायद मैं प्रवाह को नंबर 1 पर रखूंगा। नजदीकी संघर्ष है, एक तरफा नहीं। पर मैं अपनी राय अगर बताऊंगा तो मेरे ख्याल से प्रवाह नंबर 1 पर है, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ उत्तर पढ़े हैं। अगर लिखने वाले की भाषा में प्रवाह हो तो कभी कभी वो प्रवाह में परीक्षक को इस तरह से बहा के ले जाता है कि परीक्षक ये भी भूल जाता है कि उत्तर उस प्रश्न का है ही नहीं जो पूछा गया था। वो खो जाता है कि क्या लिखा है, वाह, और नंबर दे देता है। उसको बाद में रियलाइज होता है, रात को सोते हुए सपने में आता है कि अरे वो तो उस प्रश्न का उत्तर था ही नहीं, पर तो नंबर दे चुका हूं। अगर प्रवाह आपके पास है, प्रवाह का मतलब बहते हुए पढ़ा जाए, एक एक शब्द में आपस में लिंक हो, एक एक वाक्य में लिंक हो, हर वाक्य पढ़ते हुए लगे कि पिछले वाक्य का रिजल्ट है और अगले वाक्य की भूमिका है। अगर ये प्रवाह आपके उत्तर लेखन में, प्रवाह कैसे आता है, बात होगी उस पर, लंबी बात होगी, लेकिन सबसे पहला गुण है प्रवाह। दूसरा गुण है यथासंभव शुद्धता। इस बात को लेकर लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। कई बच्चे पूछते क्या शुद्ध हिंदी लिखना जरूरी है? शुद्ध भी नहीं बोलते कम वक्त, क्या शुद्ध हिंदी लिखना जरूरी है? तो मैं बोलता शुद्ध नहीं लिखना जरूरी है, शुद्ध लिखना जरूरी है। ऐसा कई लोग तो गौरव से कहते हैं कि मैं शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता हूं, कैसे फर्क पड़ेगा? गलत फहमी है। कई लोगों को ये गौरव का भाव लगता है कि मैं शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता हूं, तो हिंदी माध्यम क्यों चूज किया था? अंग्रेजी कर लेते। अच्छा, वो अशुद्ध भी नहीं लिख पाते हैं, इसमें तो शुद्ध में दिक्कत है। तो जो भी माध्यम है आपका, जो भी भाषा आप लिख रहे हैं, कहने को कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य को छोड़ के बाकी विषयों में फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भाषा शुद्ध है या नहीं है। ये कहने की बात है, और आनुपातिक अर्थ में ये बात सही है कि साहित्य के विद्यार्थी के लिए भाषा थोड़ी और शुद्ध हो, साफ सुथरी हो, ये अपेक्षा रहती है। ठीक बात है कि भूगोल का विद्यार्थी, लोक प्रशासन का विद्यार्थी अगर थोड़ा बहुत शब्द गड़बड़ करेगा तो परीक्षक शायद बुरा ना माने, और इसमें जो एजम्पशन है वो ये कि लोक प्रशासन भूगोल का परीक्षक भी शायद थोड़े बहुत शब्द गलत लिखता होगा, संभवतः है, ऐसा मान लेते हैं। और मैं दावे से आपसे कह रहा हूं कि अगर आप आसान किस्म के शब्दों को गलत लिख रहे हैं तो परीक्षक किसी भी विषय का हो, उसका मिजाज बिगड़ जाता है। और यदि उसका मिजाज बिगड़ा तो फिर ऐसा नहीं है कि आपके नंबर नहीं कटेंगे। और शुद्ध लिखने का मतलब दोनों अर्थों में, ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, ना स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। और जो विद्यार्थी आमतौर पर करते हैं वो वर्तनी के मिस्टेक्स ज्यादा करते हैं। वर्तनी यानी स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक्स कई बार इतनी ज्यादा होती हैं कि पढ़ते हुए ना हर 5-6 शब्दों के बाद लगता है जैसे दिल में किसी ने खरोच लगा दी हो।
इतना खुरचेंगे परीक्षा के दिल को तो कैसे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और सही भाषा हो तो पढ़ते हुए बड़ा सुख महसूस होता है कि कितना प्यारा लिखा है। और कुछ लोग व्याकरण में गलती करते हैं, जैसे वाक्य रचना में मिस्टेक करते हैं। मतलब वाक्य शुरू कहाँ से हो रहा है, वाक्य खत्म कहाँ हुआ, कोई बीच में लिंक नहीं बन रहा है। भारत के स्वाधीनता संघर्ष में महात्मा गांधी और नेहरू जी का विवाद हो गया हूँ, अगर आप ऐसा वाक्य लिखेंगे, शुरू कहाँ से हुआ, खत्म अचानक कहाँ हो गया, कोई लिंक समझ में नहीं आ रहा, तो परीक्षा क्यों प्रभावित होगा। लंबे वाक्य लिखिए, उसमें दिक्कत नहीं। ऐसा आपसे कोई नहीं कहेगा कि लंबा वाक्य मत लिखिए, बस लंबा वाक्य लिखिए जब लंबे वाक्य की ज़रूरत हो और उसको अब एक प्रवाह में लिखने। जिनकी भाषा में प्रवाह है वो लंबा वाक्य ही ज़्यादा अच्छा लिखते हैं छोटे वाक्य की तुलना में, इसलिए लंबे वाक्य से परहेज मत कीजिए, लेकिन उसको ठीक तरीके से लिखिए। और भाषा में तीसरी बात है आपकी शब्दावली। शब्दावली के बारे में पहली बात है कि थोड़ी प्रांजल शब्दावली होनी चाहिए। प्रांजल का मतलब है साफ सुथरी सी, साफ सुथरे शब्दों का प्रयोग करें, जो डिसेंट किस्म के शब्द हैं, हल्के शब्द ना लिखें। दूसरा, एक भाव मन में यह आता है कि शब्दावली में हम कैसी शब्दावली इस्तेमाल करें। जैसे एक शब्दावली थोड़ी उर्दू फारसी प्रधान शब्दावली होती है, एक होती थोड़ी संस्कृत निष्ठ शब्दों वाली शब्दावली, तत्सम शब्द जिनको बोलते हैं। अब समझ रहे हैं इस बात को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। जैसे वजीर आजम साहब के मिजाज नासाज हैं, एक ये तरीका होता है कहने का। और दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फीलिंग गुड, वही बात कही है, कुछ और नहीं कहा है। प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तीनों बातें एक जैसी हैं। अब क्योंकि हिंदी माध्यम है तो इंग्लिश वाला तो चलेगा नहीं, बिल्कुल भी चलेंगे पहले दो, मतलब पहला और तीसरा इनमें से कोई। तो इनमें से कौन सा ठीक है शब्द चयन आपके लिए सिविल सेवा परीक्षा में? वजीर आजम साहब कई मुल्कों की तफरीह पर गए हैं, या प्रधानमंत्री जी कई देशों की यात्रा पर गए हैं? प्रधानमंत्री जी कई देशों की यात्रा पर गए हैं। देखिए, पहली बात तो है कि उर्दू फारसी शब्दावली से बचिए, जीवन में मत बचिए, सिविल सेवा परीक्षा में बचिए। जीवन में इसके बहुत फायदे हैं। जहां आपने 3-4 वाक्य ठीक से बोल दिए, 1-2 गजल सुना दी, तो शायद वो आपको उपलब्ध हो जाए जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। तो जीवन में तो इसके फायदे बहुत सारे हैं। अच्छे से शेर याद कर लीजिए, सुना दीजिए, उसमें थोड़ा उच्चारण में नुक्तों का ध्यान रखिए, उससे अदा आती है और उस अदा के फायदे मिलते हैं जीवन में। वहाँ अगर आपने ऐसा सुना दिया संस्कृत निष्ठ टाइप का, तो बात बिगड़ जाएगी वहाँ पर। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जीवन में उर्दू फारसी चलाइए, परीक्षा में चलाइए संस्कृत निष्ठ हिंदी, क्योंकि जो परीक्षक है, इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उर्दू फारसी वाली जो हिंदी है अब तक वो औपचारिक भाषा के रूप में स्वीकृत नहीं हो पाई है। क्योंकि जहाँ जहाँ उर्दू माध्यम के विद्यार्थी हैं वहाँ भी बहुत सारे शब्द विकसित हुए नहीं, तकनीकी शब्द विकसित नहीं हुए। तो एक ऐसा माहौल है कि अगर आप हिंदी माध्यम में हैं तो आपसे परिष्कृत हिंदी और परिष्कृत में भी थोड़ा तत्सम हिंदी की डिमांड परीक्षक के मन में रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल हिंदी लिखनी है, आसान भाषा लिखिए, लेकिन जब भी आपको शब्दों का चयन करना हो तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा तत्सम शब्दों को प्राथमिकता प्रदान करें। तो प्राथमिकता जैसे एक शब्द है, तत्सम है, ये यूपीएससी में अच्छा माना जाएगा। और परीक्षक आमतौर पर यूपीएससी में वही हैं जो उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में तत्सम हिंदी को बेहतर माना जाता था। ग्राफ्स का, पाई डायग्राम का, वेन डायग्राम का, इन सब का प्रयोग किया या नहीं किया, नक्शों का प्रयोग किया या नहीं किया, आपने जो पेन यूज़ किया, पेन किस कलर का यूज़ किया, किन कलर्स के पेन यूज़ किए, कौन सा पेन, जेल पेन यूज़ किया या बॉल पेन यूज़ किया, ये जो सारे पक्ष हैं, इन सारे पक्षों को मैं कह रहा हूँ कि आपका प्रस्तुतिकरण कुल मिलाकर कैसा है, ये एक पक्ष बनता है। और यदि आपका इन सारे पक्षों पर ठीक ठाक पकड़ है तो फिर मैं कई विद्यार्थियों को ऐसा बोलता हूँ कि अगर ईश्वर बीच में आ गया तो अलग बात है, वरना आपको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता। और ये बात बहुत आसान है। मेरा ख्याल है कि आईएएस जितना हुआ है, दरअसल ये एक बहुत ही आसान एग्जाम है। बस आपको थोड़ा सा लिखने की क्षमताओं को डेवलप करना है, उसके बाद इस एग्जाम में कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप आईएएस बन सकते हैं।